नमस्कार। पिछले वक्त में अपन व्यावसायिक संधिमय में अनुबंधों के समाप्ति के बारे में मैंने सारी की सारी जानकारी दी। आज हम देखते हैं एजेंसी के अनुबंध। एजेंसी के अनुबंध क्या हो सकते हैं कि धारा 182 के अनुसार वह व्यक्ति जो एक दूसरे की ओर से कोई कार्य करवा के लिए, है ना, पर है ना, यानी कि मध्यस्थी वो रहेगा, काम हम बताएंगे उसको और वो कार्य करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि एजेंसी से संबंधित आवश्यक तत्व कौन से हैं। नियोक्ता और एजेंट के मध्य वैधानिक कार्य करने के लिए अनुबंध आवश्यक होना चाहिए, बराबर है, ताकि समझौता मौखिक, लिखित अथवा गर्भित भी हो सकता है। दूसरी बात कौन सी है कि पक्षकारों को एक इच्छा एजेंट और नियोक्ता के रूप में कार्य करने की होनी चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे की ओर से कार्य करता है, चाहे उन दोनों में एजेंसी से संबंध नहीं है, फिर भी एजेंसी उदय हो सकती है। इससे विपरीत एजेंसी का अनुबंध होने पर भी पक्षकार दूसरे की ओर से कार्य नहीं करता है, इसे एजेंसी का संबंध नहीं माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एजेंट कौन हो सकता है ना? सभी व्यक्ति नहीं हो सकते। फिर एजेंट असल में कौन हो सकता है कि धारा 184 के प्रावधान के अनुरूप कोई भी व्यक्ति एजेंट बनना चाहता है या हो सकता है जो वह पागल नहीं है और अपने तंदुरुस्त है, बराबर है, और वो अवयस्क नहीं है। दो चीजें वहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एजेंट कौन हो सकता है कि वो तंदुरुस्त है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो अवयस्क नहीं है। ये दोनों चीजें जिसमें नहीं है वो एजेंट बन सकता है। फिर हम एक बात को देखते हैं कि एजेंसी की स्थापना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक सबसे पहले कि लिखित या मौखिक समझौते पर धारा 186 के अनुसार जो भी नियोक्ता या एजेंटों को मध्य लिखित या मौखिक समझौते के आधार पर व्यवहार में, व्यापारिक कारोबार में एजेंट्स की नियुक्ति हम कर सकते हैं। दूसरा, गर्भित अधिकारों या सांकेतिक रूप से, गर्भित अधिकारों तथा सांकेतिक रूप से पक्षकारों के आचरण में एजेंसी की स्थापना हो जाती है। ऐसे वक्त में गर्भित एजेंसी कहा जाएगा। जैसे साझेदारी फर्म की स्थापना के साथ में ही पक्षकारों में आपस के एजेंसी के संबंध में स्थापित हो सकता है। दो प्रकार हो गए। तीसरा, आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जहां पे जिस प्रकार से जैसे ही एजेंटों की आवश्यकता रहेगी उस प्रकार से हम उसकी स्थापना कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शंस 80, 85, 86, 87 के अनुसार ही उसका भी हम नियुक्त उसको हम कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जब आवश्यकता रहेगी तभी हम उसको नियुक्त करेंगे क्या? यानी सिर्फ काम चलाओपना के लिए हम उसको नियुक्त करेंगे क्या? नहीं। तो कैसा रहेगा? पक्षकारों की आवश्यकता के अनुरूप जो भी एजेंसी की स्थापना हो सकती है या विशिष्ट परिस्थितियों में, हम ऐसा बोल सकते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में भी हम एजेंसी की स्थापना कर सकते हैं। एजेंटों का वर्गीकरण क्या है वो देखिए कि कहाँ और किस प्रकार से एजेंट्स को हमने विभाजित किया हुआ है। जनता एजेंट या सहकारी प्रतिनिधि, भारतीय दंड विधान के अनुरूप सरकारी कर्मचारी या अन्य विशिष्ट सेवा के व्यक्तियों को हम पब्लिक सर्वेंट या जनता प्रतिनिधि माना जाता है। उसके बाद में दूसरा है निजी एजेंट। सरकार के अतिरिक्त जब निजी व्यक्ति, व्यापारी या कंपनियां एजेंट्स में नियुक्ति करती हैं तो हम उसको गैर सरकारी या निजी एजेंट भी कहते हैं। विदेशी एजेंट, जब किसी कार्य करने के लिए हम उनको हमारे भौगोलिक एरिया को छोड़ के दूसरे देश में हम उसको प्रस्थापित करते हैं तो वो हमारे सीमाओं के बाहर, अपने देश की सीमाओं के बाहर में जाके वो कार्य करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? विदेशी एजेंट कहेंगे। देशी एजेंट, भारत के कार्य करने वाले सभी प्रतिनिधि जो इसी श्रेणी में शामिल होते हैं। उसके बाद में साधारण एजेंट, नियुक्त के आदेशानुसार सामान्य कार्य व्यापार करने वाले प्रतिनिधि को हम क्या कहेंगे? साधारण एजेंट करेंगे। विशेष एजेंट जो वो होते हैं कि विशेष कार्य के लिए विशेष स्थापित उनको किया जाता है। हाँ,
विशेष एजेंट कौन होते हैं कि जब कोई कार्य विशेष होता है या हम उस कार्य के लिए एजेंट्स की क्या कर देते हैं, हम नियुक्ति कर देते हैं। उसके बाद में सार्वजनिक एजेंट, असीमित अधिकार वाले प्रतिनिधि। असीमित अधिकार वाले प्रतिनिधि अपने नियुक्त द्वारा प्रदान गर्भित अधिकारी के अंतर्गत सभी कार्य, वो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो सभी के सभी कार्य करते हैं और अधिकृत भी होते हैं। वो सभी के सभी कार्य तो करते हैं लेकिन अधिकृत भी होते हैं। उन्हें सार्वभौम या सार्वजनिक एजेंट भी कहा जाता है। व्यापारिक एजेंट, व्यापारिक व्यवहारों में विशिष्ट सेवाओं के लिए अनेक प्रकार के प्रतिनिधि काम करते हैं और जिसमें से कुछ प्रमुख एजेंट्स होते हैं। हाँ, उसके बाद में एजेंट्स के कर्तव्य क्या है। हाँ, एजेंट्स के कर्तव्य क्या है, नियुक्त के आदेशों के अनुसार कार्य करना। अभी इसमें हम ये देखते हैं कि जिसे भी हम नियुक्त करते हैं, वो जो भी वो नियुक्त होगा, हम जिसे भी हम नियुक्त करेंगे हमारी कंपनी के द्वारा, तो वो व्यक्ति जो भी अपने अधिकार को सम्मिलित किया गया हो, वो सम्मिलित अधिकारों के ही अंतर्गत में वो कार्य करेगा। यानी कि जब भी वो नियुक्त होगा और जो भी कोई आदेश रहेंगे वो आदेशानुसार ही कार्य करेगा, वो अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो कलम या धारा 2 से 11 के अनुसार वो क्या हो जाएगा, उसका उल्लंघन हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम कोई एजेंट्स को नियुक्त करते हैं तो उसे जो भी कोई आदेश हम देंगे या एजेंसी जो भी कोई उसको आदेश देंगे, उस आदेश के मुताबिक, उस आदेश के अनुसार ही वो अपना कार्य करेगा। अपने मन से वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। उसके बाद में उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य करना। ये धारा 212 के अनुसार प्रत्येक एजेंट्स की यह आशा की जाती है कि वो मालिक का नियुक्त है, वो खुद मालिक नहीं है, वो नियुक्त किया गया एक एजेंट है। वो मालिक नहीं बन सकता, लेकिन अपना कार्य करते वक्त उसे उस वक्त में जो भी कोई डिफिकल्टीज आती है, वो डिफिकल्टीज को सॉल्व करके, वो समस्याओं को सॉल्व करके, वो समस्याओं को सुझाव से अपना कार्य क्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एजेंसी के मार्फत उसकी नियुक्ति हुई होती है। उसके बाद में आदेशों के अभाव में रूढ़ि से कार्य करना। एजेंसी जो भी कोई उन्हें आदेश देता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एजेंसी जो भी कोई उन्हें आदेश देता है, वो आदेशों के अभाव के रुचि में ही उसे कार्य करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी जो वो कार्य करेगा, वो अपने आदेशों के अभाव से ही रुचि पैदा करके वो कार्य करेगा। वो अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करेगा। जनरली सामान्य रूप से एजेंट्स का कर्तव्य ही वो है। उसके बाद में उचित एवं ठीक हिसाब रखना और मालिक को देना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि उसने जो भी कोई कार्य किया है, पैसे की लेन देन किया होगा, वस्तु की बिक्री किया होगा, ये जो भी कोई वो कार्य करेगा, वो कार्य का हिसाब सही मायने से रखना है और उसको उसी दिन अपने एजेंसी को प्रस्तुत करना है। या फिर एजेंसी ने जिस प्रकार से उनको बोला गया है कि आपको किस दिन में आपका जो भी कोई लेन देन है या हिसाब है वो देना है, तो उनको उसी दिन उसको क्या करना है, देना है। पारिश्रमिक से अधिक धन प्राप्त न करना। वो जो भी परिश्रम करता है, वो परिश्रम के अंतर्गत ही उसे अपना धन प्राप्त करना है, अतिरिक्त धन उसे प्राप्त नहीं करना है। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा पैगामे के ऊपर में वस्तुओं की बिक्री अगर हो रही है और ज़्यादा पैगामे के ऊपर में उसको पैसे देने के लिए पैसे दे के कोई खरीदता है, तो ऐसे वक्त में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना ले, उचित दाम में ही अपने वस्तुओं की सेवाएं लोगों को दे। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एजेंट को जो भी कुछ पारिश्रमिक रखा गया हुआ है वही उसे प्राप्त करना है। नियुक्ता के सलाह लेना, नियुक्ता से सलाह लेना। उसके बाद में नियुक्ता से सलाह लेना। जब भी वह नियुक्त होता है तो उसे कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य करने के लिए उसको कौन सा क्षेत्र दिया गया हुआ है, ऐसे समय समय पे हो सकता है कि बहुत सारे वक्त में ऐसा होता है कि नए एरिया में हम कार्य करते हैं, नए क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं, तो नए क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं तो हमें
भाषा की समस्या निर्माण होती है, सबसे महत्वपूर्ण तो भाषा की समस्या निर्माण होती है। तो ऐसे वक्त में वो समय समय पे अपने नियोक्ता के जो भी कोई आवश्यक निर्देश होंगे वो निर्देश को मान के आगे में चल के आवश्यकता के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। अपने व्यवहार से, अपने नाम से व्यवहार ना करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक एजेंसी के रूप में एजेंसी के मार्फत हम एजेंट्स के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि पहचान होने की वजह से हमारा नाम ख्याति के रूप में जाता है। तो ये ऐसे वक्त में हमारा नाम ज़्यादा से ज़्यादा ख्याति के रूप में ना हो, हमारे एजेंसी के मार्फत ही हम हमारा व्यवहार करें, ताकि अपना नाम खराब भी ना हो और आवश्यकता के अनुसार अपना नाम जैसे कि वैसे रहना चाहिए। उसके बाद में नियोक्ता के विरुद्ध अधिकार स्थापित ना करना। जो भी कोई नियुक्ति होगी एजेंट्स में कुछ संपत्तियां दी जाती हैं, परंतु ऐसे वक्त एजेंट का यह कर्तव्य होता है कि उन संपत्तियों पर नियुक्त के विरुद्ध अपना और किसी अन्य पक्षकार का अधिकार स्थापित ना हो। एजेंट्स की स्थिति में सूचना का दुरुपयोग। एजेंसी के कार्य में प्राप्त गोपनीय सूचनाएं जो भी रहेगी वो सूचनाएं विभाजित ना हो। अपनी जो भी कोई सूचनाएं अपने एजेंसी ने जो भी कुछ सूचनाएं हमें दी होगी वो सूचना में ही हमें कार्य करना है। हमारी गोपनीयता जो होगी वो दूसरे एजेंटों को नहीं देना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अफेक्शन से आएगा। ये कार्य इसलिए करना पड़ेगा कि कभी कभी कैसा होता है कि जो भी हमें बिक्री करना है, जो भी हमें सेल करना है, तो सेल करते वक्त अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है या फिर हमारी कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में हमारे वस्तुओं का सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो ये जो गोपनीयता है अगर हम किसी और से ना शेयर करें तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अपने अधिकार हस्तांतरित ना करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कोई अधिकार हमें दिए गए हैं वो हमारे अधिकार दूसरों को देके उसके तरफ से कार्य ना करवा लें। सबसे महत्वपूर्ण यह है इसमें कि हमारी जो भी अथॉरिटी रहेगी नियुक्ति करते वक्त एजेंसी ने जो भी कोई हमें जो भी कोई अधिकार दिए होंगे वो एजेंट्स के रूप में हम हमारे अधिकारों को दूसरों को परावर्तित ना करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो सामने वाला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति उस अधिकार को गैर फायदा लेके नुकसान हो सकता है, लेकिन वो नुकसान उसके ऊपर में ना आते हुए हमारे ऊपर में आएगा। गुप्त लाभ को प्राप्त ना करना। हाँ, जैसे कि हमने पहले ही बोला है कि अगर हमें कोई हमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में अगर हमको लाभ मिल रहा है तो उस उचित लाभ को हमने आत्मसात करना चाहिए, लेकिन चोरी छुपे हमने वो लाभ को हमारी तरफ सम्मिलित ना करना चाहिए। उसके बाद में एजेंट्स के अधिकार क्या हो गए? एजेंट्स के अधिकार हो गए कि पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। जो भी हम परिश्रम करेंगे वो परिश्रम का जो भी कोई हमें पेमेंट्स बोलो या पगार बोलो या फिर जो भी कोई हमें रुपयों के माध्यम से या पगार के माध्यम से या मेहनत के माध्यम से जो भी कुछ मिलेगा उसके ऊपर में हमें पूरा का पूरा अधिकार रहेगा। यानी कि क्या सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पारिश्रमिक हम जितना करेंगे उससे प्राप्त करने का हमें पूरा का पूरा अधिकार रहेगा। उसके बाद में माल का पूर्वाधिकार। अपने कमीशंस के प्रतिफल में जो भी कुछ रहेगा उसके ऊपर में जो हमें प्रतिफल मिलेगा उसके ऊपर में भी हमें अधिकार रहेगा। उसके बाद में माल को रास्ते में रोकने का अधिकार। अगर हमने किसी व्यक्ति को वस्तुएं दी है, माल को दी है, हमने उस एजेंट्स के माध्यम से हमने सामने वाले व्यक्ति को माल को सुपुर्द किया गया है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसका उचित जो दाम है वो दिनांक के अंदर में या डेट के अंदर में या जो भी हमने उसको जो दिन जो दिए हुए हैं उसके अंतर्गत में वो हमें उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे वक्त में हम हमारे माल को हम रोक सकते हैं। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। जो भी कुछ क्षतिपूर्ति हुई है वो क्षतिपूर्ति में हमें पूरा हो सकता है कि हम कार्य करते वक्त हमारा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, हमें कोई क्षति पहुंचे, ऐसे वक्त में कभी डेथ भी हो सकता है, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं हाथ पर, तो वो जो क्षति जो होगी उसको पाने का हमें पूरा का पूरा अधिकार रहेगा। उसके बाद में नियोक्ता की लापरवाही तथा फलस्वरूप हानि।
यह धारा 225 के अंतर्गत, देखो मैं और एक बार बोलता हूं कि धारा 225 के अंतर्गत में जो भी नियोक्ता की गलती या लापरवाही के फलस्वरूप में एजेंट्स को हानि होती है ना, फलस्वरूप में जो भी कोई हानि होती है उस हानि का दावेदार वो रहेगा, एजेंट्स वो क्या रहेगा, उसका कर्तव्य रहेगा। हाँ, और इस तरह से उसके अधिकार हो गए। ओके देन, थैंक यू।